हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन जेआरएफ अड्डा चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआई नेट का जो अभी रिजल्ट आया है उसके अंदर कैटेगरी 3 जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। सो सीएसआई नेट में पहले जेआरएफ और एलएस दो कैटेगरीज जनरली हुआ करती थी और इस बार एक पीएचडी ओनली कैटेगरी को और इंट्रोड्यूस किया गया है। सो पीएचडी ओनली कैटेगरी के बारे में कंप्लीट डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, कितना टाइम आपका, वैलिडिटी क्या रहेगा, और उसके अलावा उसका कट ऑफ जो रहा है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें फेलोशिप नहीं मिलने वाला है, तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो कौन कौन सी फेलोशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में एडमिशन के बाद में। सो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कट ऑफ। सो स्टूडेंट्स, इस बार टोटल 1,63,523 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था सीएसआर नेट का, जो मैं पांचों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके बता रही हूँ। और जिसमें से 10,969 स्टूडेंट्स ने कैटेगरी 3 को क्लियर किया है। सो इसका जो एलिजिबिलिटी रहा है दैट इज, जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिसके 33% मार्क्स आए, सो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जिन बच्चों ने क्लियर कर लिया, उसके बाद में जितने भी बच्चे बचे हैं इसके बाद में, और जिन्होंने मिनिमम जिनके 33% मार्क्स आ गए, इन सभी स्टूडेंट्स को कैटेगरी 3 में इंक्लूड कर लिया गया है। सो 33% मार्क्स का मतलब हो गया है 200 में से जिस भी बच्चे के 66 मार्क्स आ गए हैं उसको ये एलिजिबिलिटी मिल गई है। अब आते हैं कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में। सो जैसे कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनको 25% का मिनिमम बेंच मार्क उनके लिए रखा गया है। सो जिस भी स्टूडेंट के 50 मार्क्स आ गए हैं आउट ऑफ 200, उनको एलिजिबल मान लिया गया है पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए। सो अगर हम कंपेयर करें कि इन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल क्या रहा होगा, सो जिस भी स्टूडेंट के मिनिमम 33% मार्क्स वाले स्टूडेंट का जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल उसका रहा है 93.27 परसेंटाइल। और 25% मार्क्स वाले बच्चे का परसेंटाइल रहा है 83.31 परसेंटाइल। सो इससे आई होप आपको जो कट ऑफ है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। सो कैटेगरी 3 के अंदर जो मिनिमम बेंचमार्क जितने भी बच्चों ने अटेन किया है, मिनिमम मार्क्स जिसके भी आए उन सबको कैटेगरी 3 दे दिया गया है। कैटेगरी 1 और 2 के बाद के जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको। अब बात करते हैं पीएचडी ओनली कैटेगरी के क्या बेनिफिट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ना तो जेआरएफ मिलेगा, ना ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा पीएचडी में एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी है वो मिल जाएगी। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पहले अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाया करती थी और उस एग्जाम के बेसिस पे बच्चों का पीएचडी में एडमिशन होता था। और अब यूजीसी ने एक कॉमन एग्जाम बना दिया है इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूजीसी अप्रूव्ड हैं, जो कि सीएसआईआर के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सभी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, आईसर्स हो गए या जो भी और यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के अंदर डेफिनेटली इसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन लिया जाएगा। और यहाँ पर कोई एग्जाम अलग से कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ओनली इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे अब आप लोगों का एडमिशन होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। अब बात करते हैं, अगर आपने क्लियर किया है पीएचडी ओनली कैटेगरी को तो अब आपको क्या करना चाहिए। सो स्टूडेंट, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर पहले अपना खुद का एक अलग से एग्जाम हुआ करता था, एक्सेप्ट फॉर आई गेस आईआईटीज़ का, आई एम नॉट श्योर बिकॉज वो एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं। सो एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स जो है वो यूजीसी के अंडर नहीं आते हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पर ये स्कोर कंसिडर होगा या नहीं। बट उसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं या सीएसआईआर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें ये स्कोर डेफिनेटली वैलिड माना जाना चाहिए। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए अब टाइम टू टाइम इंटरव्यू के लिए कॉल्स आएंगे, और जैसे ही फॉर्म्स निकलें तो आप अपना फॉर्म ज़रूर भरिएगा, थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सो अब जैसे ही वहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल्स आए तो आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, और जिस भी उसके अंदर भी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि जहाँ भी आप फॉर्म भरेंगे हर जगह आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। वहाँ पर भी वो लोग पहले स्क्रूटनाइज करेंगे स्टूडेंट्स को, और उनके पास जो सबसे अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट्स आएंगे, अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट्स आएंगे, उनको छांटेंगे और अकॉर्डिंगली हर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होने वाला है। सो नेक्स्ट इज वैलिडिटी पीरियड। अब जो आपका एग्जाम रिजल्ट का डेट है उससे विद इन 1 ईयर आपको कहीं ना कहीं
जो पीएचडी है उसके अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। सो 1 ईयर की वैलिडिटी है पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए। सो यहाँ पे जो रिजल्ट है उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है, फॉर स्टूडेंट्स क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन्ड हैव 70% वेटेज। तो जो मार्क्स आपके आते हैं वो 70% वेटेज रखेंगे और 30% वेटेज होगा आपके इंटरव्यू का। सो जो भी आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस होगा उसका 30% यहाँ पे माना जाएगा। अब यहाँ पे वैलिडिटी पीरियड के बारे में भी लिखा हुआ है, फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स obtained in the net by the candidates in category 2 and category 3 will be valid for a period of 1 year from the date of declaration of the result। so जो रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट है दैट इज 14th ऑफ अक्टूबर। सो 14th ऑफ अक्टूबर से लेकर के एक साल के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं किसी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा, तभी आपका जो ये पीएचडी ओनली कैटेगरी है इसकी वैलिडिटी रहेगी, अदरवाइज आपको दोबारा से ये एग्जाम देना होगा। सो ये बात होगी वैलिडिटी पीरियड की। नाउ कौन सी फेलोशिप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फेलोशिप नहीं मिलने वाली है, तो कौन कौन सी फेलोशिप्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम पे आपके पास फेलोशिप हो। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था तो मेरे पास फेलोशिप उस वक्त नहीं थी, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मुझे यूजीसी की जेआरएफ मिल गई। सो यू कैन अप्लाई राइट नाउ फॉर द पीएचडी। और उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग सीएसआईआर नेट जो अभी दिसंबर में दोबारा आने वाला है, तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी एक स्कोर एक लेवल तक पहुंच चुका है, आपकी काफ़ी हद तक तैयारी है, तो थोड़ा सा और एफर्ट लगा करके आप डेफिनेटली जेआरएफ हो सकता है या तो क्लियर क्वालिफाई कर पाएँ, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी जेआरएफ्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। और इसके लिए मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि इंडिया में कौन कौन सी पीएचडी फेलोशिप्स अवेलेबल हैं। सो ये वीडियो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं जो मैंने कुछ ही दिनों पहले अपलोड किया था। अगर आप दोबारा से सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ दे सकें तो इससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं और दोबारा से आपके पास जेआरएफ भी आ जाएगा। नेक्स्ट है डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि बेट नाम का एग्जाम होता है, बेट आप दे सकते हैं जिससे भी जेआरएफ मिलती है बच्चों को। इसके अलावा आईसीएमआर की तरफ से जेआरएफ निकलती हैं, अलग से एग्जाम होता है इसका। डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप उन बच्चों को मिलती है जो अपने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर या अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकर्स होते हैं। सो डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप इस तरह के करीब 1000 स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी रही है अपने इंस्टीट्यूट में, आप टॉपर हैं, तो आप डीएसटी इंस्पायर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप फॉर डॉक्टरल रिसर्च, सो पीएचडी के लिए आप ये पर्टिकुलर फेलोशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये फेलोशिप आपके पीएचडी का जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको जो है मंथली फेलोशिप मिलना शुरू हो जाती है। इसमें भी स्क्रूटनी होती है, सो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ज़रूर फेलोशिप मिलेगी। इसके बाद में वुमेन कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली जो पीएचडी के अंदर ऑलरेडी एनरोल्ड हैं या एनरोल होना चाहती हैं, सो डीएसटी की तरफ से एक वाइस फेलोशिप है जो कि वुमेन को दी जाती है। ये जितनी भी फेलोशिप्स हैं, ज़्यादातर सभी जो फेलोशिप्स हैं उसमें आपको जेआरएफ के टाइम पे 37,000 रुपीज़ का फेलोशिप दिया जाता है, और एसआरएफ के टाइम पे आपको 42,000 रुपीज़ पर मंथ फेलोशिप मिलती है। 37,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, और पीएचडी के बाकी के नेक्स्ट 3 ईयर्स में एसआरएफ के रूप में आपको 42,000 रुपीज़ फेलोशिप मिल जाती है। इसके बाद में आती है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर ऐसे बच्चे एनरोल हुए हैं जिनके पास कोई और फेलोशिप नहीं है, तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं अपनी खुद की तरफ से, ऑल्दो ये इतना अमाउंट नहीं होता है, 37 या 42,000 जितना अमाउंट नहीं होता है, एक मिनिमम सम अमाउंट आपको फेलोशिप अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से भी मिल जाएगा। और इन द मीन टाइम आप इनमें से कोई भी और जगह पे ट्राई करते रह सकते हैं, जिससे आपको दूसरा जो प्रॉपर जेआरएफ और एसआरएफ फेलोशिप है वो मिल जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से भी बहुत सारे फेलोशिप हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अवेलेबल हैं। जैसे एससी कैंडिडेट्स के लिए नेशनल फेलोशिप है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी नेशनल फेलोशिप अवेलेबल है। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए नेशनल फेलोशिप अवेलेबल है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है।
सावित्रीबाई राव फूले फेलोशिप, सिंगल गर्ल चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी है उसके लिए यहाँ पे ये वाली फेलोशिप भी अवेलेबल है। सो इस तरह से बहुत सारी तरह की फेलोशिप्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इवन आफ्टर टेकिंग योर एनरोलमेंट और गेटिंग रजिस्टर्ड इनटू अ पीएचडी। सो आपको बस ध्यान रखना है जिस भी इंस्टीट्यूट में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसके अंदर जब भी आपका इंटरव्यू के लिए या फिर जो फॉर्म निकले पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के, उनका आप ध्यान रखें और उस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें विदाउट थिंकिंग कि आपके पास अभी फेलोशिप नहीं है, क्योंकि एनरोलमेंट के बाद में भी आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू। एंड अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। सो ये टेस्ट सीरीज करने से आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी हो जाएगी, आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छा हो जाएगा, एग्जाम में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।